और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय कवि संगम द्वारा आयोजित श्री राम वन गमन पथ यात्रा के चित्रकूट से प्रयागराज पहुंचने पर श्री राम के पद चिन्ह राम रथ का राष्ट्रीय कवि संगम, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने पूजा अर्चना कर यात्रा का भव्य स्वागत किया। भगवान श्री राम के चरणों के चिन्ह युक्त राम रथ का महेवा घाट, कौशंबी, हिनोता, ओसा चौराहा, मंझनपुर चौराहा, भरवाई बाईपास, कैंटोनमेंट, प्राचीन दक्षिण मुखी मंदिर, संत बलवीर गिरी जी महाराज, मंझनपुर के विधायक लाल बहादुर चौधरी जी व सैकड़ों राम भक्तों ने पूजा अर्चना की। राष्ट्रीय कवि संगम, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने यात्रा के उद्देश्य को साकार किया। विश्व हिंदू परिषद के पुरोधा अशोक जी सिंघल के महावीर निवास पर जाने का सौभाग्य मिला। उनके निवास पर वेद पाठी छात्रों को शिक्षा दी जाती है। उनके गुरु पुत्र से मिलना हुआ, वेदों के उच्चारण से स्वागत किया गया। साय फुलपुर इफ्को के खुले प्रांगण में विराट कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। जय श्री राम। जय श्री राम। धर्मराज के साथ अन्याय मत करो, आवाज में जरा ताकत लाओ। जय श्री राम। जय श्री राम। राष्ट्रीय कवि संगम के जितने भी कवि तो हैं ही, ये बहुत बड़े कलाकार हैं। मैं भी स्वयं एक कलाकार हूँ। साथ ही साथ हमारे बहुत ही परम श्रद्धेय जगदीश मित्तल जी, मैं सबके नाम लेना जो है संभव नहीं हो पाएगा। हरिओम जी का ये बड़प्पन है, जिस तरह से उन्होंने व्याख्या की है एक छोटे से इंसिडेंट की। मैं ये कहूँगा कि पर्वतों में पर्वत कोई है तो हिमालय है, गायिका में अगर कोई है तो लता मंगेशकर जी, और क्रिकेट में कोई है तो सचिन तेंदुलकर, और कवियों में कोई है तो हरिओम पवार साहब। क्या टैलेंट है। हम डायलॉग भूल जाते हैं, फिर रिटेक करते हैं, लेकिन जिस तरह से हरिओम जी ने इतने जोश के साथ देशभक्ति की, राष्ट्र की वो भावना अपनी कविता के माध्यम से हम सब के दिलों तक पहुंचाई है, मैं हृदय से उनका आभारी हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं ये कहूंगा कि मेरा राष्ट्र मेरा धर्म है और मेरा धर्म ही मेरा राष्ट्र है। दोस्तों, यहाँ प्रभु श्री राम के बारे में बहुत कुछ कहा गया। मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम वो व्यक्तित्व हैं जो इस देश की आन बान शान है, इस देश की पहचान है, और हमें बड़ा गर्व है कि भारत जैसे देश में हमारा जन्म हुआ है। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, अक्सर रामायण और महाभारत का जिक्र जब भी आता है तो लोग कहते हैं ये माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी का मतलब होता है मिथ, स्टडी ऑफ मिथ, मतलब ये हुआ था या नहीं हुआ था, ऐसा एक संदेह पैदा किया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्थापना दिवस पर पंडित दीनदयाल स्मारक पर ध्वजारोहण किया गया। इसके पश्चात स्वामी कॉम्प्लेक्स के बैंक्वेट हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन कार्यकर्ताओं द्वारा सुना गया। 42वां स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और आज ये पार्टी वट वृक्ष के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम फहरा रही है। प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर जिला स्तर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम बजरंगगढ़ चौराहा स्थित पंडित दीनदयाल स्मारक पर रखा गया। ध्वजारोहण के बाद भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता शोभा यात्रा के रूप में अपने अपने वाहनों पर भाजपा का झंडा लगाकर इंडिया मोटर सर्किल स्थित स्वामी कॉम्प्लेक्स पर पहुंचे। इसके पश्चात स्वामी कॉम्प्लेक्स के बैंकेट हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन हुआ। इस अवसर पर मंडल स्तर के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
हुआ है 2080 के अंदर। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ बम्बई अधिवेशन के अंदर, हम अजमेर से स्पेशल ट्रेन लेकर उस अधिवेशन में भाग लेने के लिए कार्यकर्ता गए थे। और उस समय भारतीय जनता पार्टी का जब गठन हुआ, मोहम्मद करीम छागला उस समय देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और अटल जी के नेतृत्व के अंदर इस पार्टी का गठन हुआ। और आज उस सफ़र को आगे बढ़ाते हुए मोदी जी जैसा यशस्वी प्रधानमंत्री हमको मिला है, उनको खुशी है। इस पार्टी को देखते हुए, चौमुखी विकास इस पार्टी का देखते हुए बहुत खुशी मुझे हो रही है, क्योंकि मैं उस समय से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो हूँ जिस समय भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है। यह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसने अपने विकास की यात्रा में कई जगहों उलझनों को, कई कठिनाइयों को झेला है। मूल रूप से तो 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में इसकी स्थापना हुई। यात्रा लंबी चली, इमरजेंसी के दौरान भी संघर्ष किया और इमरजेंसी के बाद राष्ट्र सर्वोपरि उस आधार पर अपनी पार्टी का जनता पार्टी में विलय किया। और उसके पश्चात 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी के रूप में ये पार्टी नए रूप में जनता के सामने आई। और एक समय था जब हम कहीं भी किसी राज्य में सत्ता में नहीं थे, और आज हम 2/3 से अधिक राज्यों में सत्ता में हैं। और कांग्रेस मुक्त भारत बनने का जो अभियान है, उसमें केवल एक लास्ट कड़ी राजस्थान और छत्तीसगढ़ बचा है, वह भी 2023 में पूरा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और यह पार्टी विश्व की सबसे महान पार्टी, बड़ी पार्टी, जिसके 17 करोड़ से अधिक सदस्य हैं, सबसे ज़्यादा MPs हैं, सबसे ज़्यादा जनप्रतिनिधि हैं, सबसे ज़्यादा पंचायत समिति के सदस्य हैं। ऐसी पार्टी की स्थापना के दिवस पर मैं सभी को अपनी ओर से मंगल कामना देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस पार्टी को कई हमारे वरिष्ठ लोगों ने, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे, और अपने लाल कृष्ण आडवाणी, इन सब ने, राजमाता सिंधिया, इन सब ने इसको सींचा है। और हम सब लोग इस काम को बढ़ाने में सहभागी बने, ये मेरी सबसे कामना है। भारतीय जनता पार्टी के आज 42वें स्थापना दिवस को हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी अजमेर शहर जिला के लोग यहाँ पर मनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो सफ़र है 1950 से शुरू हुआ वैसे तो, लेकिन विभिन्न चरणों में होते हुए जब भारतीय जनता पार्टी की मुख्य रूप से स्थापना 1980 में हुई, उससे लेकर के आज 42 साल हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 2 सीटों से चालू होकर के आज पुरजोर बहुमत के साथ हमारे केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में आज राज कर रही है। और राज करने के साथ साथ ही जो उनका उद्देश्य है मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का, कि हमारा लक्ष्य है कि जो लास्ट में जो व्यक्ति खड़ा है, जो सबसे अंतिम में जो छोर पे व्यक्ति खड़ा है, हमको उसको लाभ पहुंचाना है और उसको हमको बराबर में समकक्ष में हमारे समकक्ष ला करके उसको एक बार दिखाना है। तो ये ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और हमारी जो पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज हम स्थापित है। इसी के साथ साथ प्रदेश नेतृत्व का ये आह्वान था कि 6 अप्रैल से भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस से लेकर के माननीय अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल तक हम विभिन्न सामाजिक कार्य करेंगे। उसमें चाहे हम सामाजिक समरसता का कार्य करें या लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने को सम्मानित करने का कार्य करें, कोरोना योद्धाओं को सम्मान करने का कार्य करें, ऐसे हमारे विभिन्न जो मोर्चे और प्रकोष्ठ हैं, ये पूरे प्रत्येक दिन 6 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आज के दिन हम यहाँ हमारे दीनदयाल स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, हमारे दीनदयाल जी और अन्य जो हमारे प्रेरणा के स्रोत रहे उनको। इसके साथ ही हम एक वाहन रैली के रूप में हम यहाँ से लेकर के दीनदयाल मार्ग स्थित स्वामी कॉम्प्लेक्स पे सभी पहुंचेंगे और हमारे जितने भी मंडल हैं उनके सभी लोग, मंडल के अध्यक्ष सहित सभी लोग वहाँ पे रैली के रूप में आएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का 10 बजे हमें वहाँ पे उद्बोधन प्राप्त होगा। पूरे देश को आज माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करें, क्योंकि पार्टी का स्थापना दिवस है, तो उनको सुनने के लिए हम 10 बजे वहाँ पर रैली के रूप में वहाँ पहुँचेंगे। इसका 42वां स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल से 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और आज ये पार्टी वट वृक्ष के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम फहरा रही है। जिस राजनीतिक दल के कभी 2 सांसद हुआ करते थे, वह राजनीतिक दल अब 400 सांसदों के साथ में लोकसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है और राज्यसभा में भी 100 से ऊपर सांसद NDA के होने जा रहे हैं। तो ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्यशाली बात है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष
शाह जी और JP नड्डा जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है, वो निश्चित रूप से इस राष्ट्र को सक्षम बनाने में, इस राष्ट्र को सशक्त बनाने में, इस राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में बहुत कारगर साबित हुई है। तो ऐसे में हम समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत तीर्थ नगरी पुष्कर में भारतीय जनता पार्टी मंडल द्वारा पार्टी का 42वां स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ध्वजारोहण कर वंदे मातरम गाया गया। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था, 42वां स्थापना दिवस, जिसको हमारे पुष्कर मंडल ने भी बहुत हर्षोल्लास से मनाया। भारतीय जनता पार्टी मंडल पुष्कर की बैठक होटल शक्तिदीप पैलेस में आयोजित की गई। पार्टी का 42वां स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में मंडल के शक्ति केंद्र के बूथ अध्यक्षों व बूथ कार्य समिति की बैठक आहूत की गई, जिसमें प्रत्येक बूथ पर उपलब्ध मतदाता सूची में पन्ना प्रमुख की जानकारी दी गई और पन्ना प्रमुख के कार्यों के बारे में बताया गया। इसके बाद पार्टी के स्थापना दिवस समारोह का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जिसमें सबसे पहले पार्टी का ध्वजारोहण कर सामूहिक वंदे मातरम गान गाया गया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन सभी कार्यकर्ताओं ने सुना। हमारी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था, 42वां स्थापना दिवस, जिसको हमारे पुष्कर मंडल ने भी बहुत हर्षोल्लास से मनाया। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आज हमारे लोकप्रिय पालिका अध्यक्ष कमल जी पाठक, वाइस चेयरमैन श्री सरोज जी महर्षि थे। इसमें हम सब कार्यकर्ताओं ने पार्टी की रीति नीति को समझकर आगे बढ़ने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए सबसे पहले हमने पन्ना प्रमुख नियुक्त किए, जो हमारी पार्टी का निर्देश था। हमारे जो मंडल के जो बूथ हैं, बूथ के प्रत्येक पन्ने के ऊपर एक पन्ना प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसके बाद हमने सामूहिक वंदे मातरम का गान किया, फिर हमारे मोदी जी का भाषण सुना, तो उन्होंने पार्टी को कहाँ से कहाँ तक आज विकास के पथ पर पहुँचाया है। और तत्पश्चात सभी कार्यकर्ताओं को हमने, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता वेद जी परासर का संबोधन भी हुआ, जिन्होंने बताया कि पार्टी का क्या रूप था, आज पार्टी कहाँ पहुँच गई है, हम सबको मेहनत करके इसको और आगे ले जाना है। तत्पश्चात मंडल अध्यक्ष जी ने, पार्टी जी ने सभी को झंडा वितरण किया, तो घर घर जाकर पार्टी का ध्वजा फहराने के लिए निर्देश दिए। तो सभी कार्यकर्ता यहाँ से रवाना हुए हैं, तो सभी अपने घर घर जाकर आज पार्टी का झंडारोहण करेंगे। होकरा निवासी युवक ने पत्नी पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक के समक्ष न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित युवक ने बताया कि उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली और उससे नाजायज परेशान कर रही है। लेकिन मेरी पत्नी जो रेनू मेरे घर से बिना बताए रात को निकल गई, और ये है करीबन 6 महीने पहले की बात है। पत्नी से परेशान होकर होकरा निवासी युवक ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष गुहार लगाई। युवक ने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी पत्नी ने 6 महीने पूर्व किसी अन्य युवक से शादी कर ली और उसे आए दिन झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रही है। इस संबंध में युवक ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष गुहार लगाते हुए न्याय की मांग की। ग्राम होकरा से, मेरा नाम मुकम सिंह रावत है, जो कि मेरी शादी बोराद गाँव से शंकर सिंह पुत्री रेनू से हुई थी, और 29 अप्रैल 2012 में मेरी शादी हुई थी। और उसके बाद मेरे 2 बच्चे हैं, हम आराम से रहते हैं, खाते पीते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी पत्नी जो रेनू मेरे घर से बिना बताए रात को निकल गई, और ये है करीबन 6 महीने पहले की बात है। 9 तारीख 10वां महीना 2021 को ये रात को करीबन 10-11 बजे घर से निकल गई। और मैं सब्जी का टेम्पो चलाता हूँ, मैं सब्जी छोड़ने गया था, वापस मैं सुबह आया तो मेरी पत्नी घर पे नहीं मिली। और मैंने आस पड़ोस रिश्तेदार सबसे तलाश की, नहीं मिलने पे मैंने पुष्कर थाने में गुमशुदगी की दर्ज करवाई थी, जहाँ पे पुष्कर थाने में ये 8 दिन बाद में दस्तावेज हुई पुष्कर थाने में। और फिर हम हमारे होकरा गांव से बुजुर्ग पंच पटेल सब वहाँ गए थे, और मेरे ससुराल वाले बोराद वाले भी वहाँ पे आए थे। तो इसने बोला भाई तू कहाँ गई, तो वो हमने वापस बोला कोई बात नहीं, जहाँ भी थी हम ले जाने के लिए तैयार है। मेरे ससुराल वालों ने बोला ले जाने के लिए, पर इसने मना कर दिया। और इसने हमारे गांव के खेम सिंह ग्रुप विकास रावत रमेश सिंह का पुत्र, तो उसके साथ इसने शादी कर ली, और उससे उसने कोर्ट मैरिज करके उसके साथ जाने का बयान दे दिया पुष्कर थाने के अंदर। और मेरा छोटा बच्चा उसके साथ लेके चली गई। और हम ये 6 महीने हो गए इस बात को। अब 6 महीने बाद में ये मेरे पे वापस झूठे मुकदमे लगा रही है पुष्कर थाने में, और महिला थाने में आईजी के जाके पेश हो रही है। बोल रहे कि ये हुकम सिंह मेरे को कूट मार के घर से बाहर निकाल दिया, और मेरे से पल्सर मोटरसाइकिल में 1 लाख रुपए नकद मांग रहा है, और ये रोज शराब पी के मेरे को कूट मार करता है। जबकि मैं मेरी लाइफ में कभी धूम्रपान वर्जित किया ही नहीं, कभी दारू बीड़ी सिगरेट तंबाकू चाय कभी भी। ये 10 साल तक का मेरा निर्णय आप चेक कर सकते हो, मेरे शरीर के अंदर 10 साल पहले की भी कोई दारू की बूंद आ जाए तो मैंने जिंदगी में नशा किया नहीं। और यदि ये चली गई शादी करके, तो
कोई दिक्कत नहीं, हमारे गांव वालों ने रीति रिवाज के हिसाब से समझौता कर लिया भाई, ये वापस ये तेरे घर में नहीं आएगी और ये खेम सिंह भी जो अपने ओगरे गांव में नहीं आएगा। इससे समाज का माहौल बहुत खराब होता है, इसको समाज से बहिष्कार कर दे, ये बाहर रहे जहाँ भी रहे। और ये अब वापस मेरे पे झूठा मुकदमा लगा के और मेरे पे आरोप लगा रही है और मेरे को परेशान कर रही है। और मेरे बड़े बच्चा, मेरा जो निशान मेरे साथ है, उसको भी कोशिश कर रही है ले जाने के लिए और उसकी पढ़ाई में दिक्कत आ रही है और छोटा वाले बच्चे की पढ़ाई खराब हो रही है। और मेरे कमरे के कल परसों के दिन आई थी, मेरे कमरे के ताले तोड़ दिए इसने और एक औरत इसके साथ और है। इसलिए मैं यहाँ पे अजमेर इस हिसाब से ये गुहार करता हूँ कि मेरे इसका कानून से तौर से इसका न्याय किया जाए और इसको पाबंद किया जाए। जिसके साथ ये शादी की उसके साथ रहे और कानूनी तौर से ये तलाक लेके फिर ले, इसने कानून का अपराध किया, मेरे से तलाक नहीं किए बिना इसने शादी कर ली है। राजस्थान रोल बॉल संघ और जयपुर रोल बॉल संघ के संयुक्त तत्वावधान में 18वीं सीनियर राज्य स्तरीय रोल बॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें अजमेर की टीम ने नागौर को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। राजस्थान रोल बॉल संघ और जयपुर रोल बॉल संघ के संयुक्त तत्वावधान में स्टार स्पोर्ट्स एकेडमी में 18वीं सीनियर राज्य स्तरीय रोल बॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अजमेर की महिला टीम उपविजेता रही। अजमेर जिला रोल बॉल संघ सचिव किशोर कुमार मारोटिया ने बताया कि इस राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में अजमेर की टीम ने मैच के अंदर अपने पहले मुकाबले में हनुमानगढ़ टीम को 12-0 गोल के अंतराल से हराया। दूसरे मैच में झुंझुनू टीम को 5-1 गोल से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में अजमेर का मुकाबला नागौर टीम से हुआ, जिसमें अजमेर टीम ने नागौर टीम को 7-0 गोल से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इतनी मेहनत करते हैं कि मैं चाहता हूं कि भगवान करे आपको, आपके संघ को और आपके द्वारा जो बच्चे प्रमोट हो रहे हैं उनको बहुत प्रसिद्धि मिले, उनको बहुत नाम मिले। ये मेरी दुआ है कि ये बच्चियां अजमेर जिले का नाम, राजस्थान का नाम और देश का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें। और मेरी तरफ से, क्योंकि मैं अच्छा खिलाड़ी रहा हूं और आज मैं वर्तमान में राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति में राजनीति कर रहा हूं, तो क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना जी राजस्थान सरकार की तरफ से अच्छे खिलाड़ियों को बहुत अच्छी नौकरी दे रहे हैं। उसके अलावा यदि और भी कुछ चीज़ें आपको चाहिए तो जो भी हमसे बन सकता है तन मन धन से मैं और मेरी टीम हमेशा आपके साथ है और हमेशा आपको सहयोग करेंगे। आपने यहाँ बुलाया, इन प्यारी बच्चियों का सम्मान करने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तालियां। किशनगंज थाना सिपाही द्वारा अधिवक्ताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के मामले में अधिवक्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। पुलिस अधीक्षक ने सिपाही को लाइन हासिल कर दिया है। अधिवक्ताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले किशनगंज थाने के सिपाही के विरोध में बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में अधिवक्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि सिपाही की शिकायत पहुंचने पर जिला पुलिस अधीक्षक ने तुरंत संज्ञान लेते हुए सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया। कल 11:30 बजे करीब बात है, एक जिनेश सोनी नाम का क्लाइंट हमारे कोर्ट में आया। वकील साहब के पास आएगा, साहब मेरा जमानती वारंट है, मेरी जमानत कराई। वकील साहब उसकी कार्रवाई कर रहे थे। उसी दरमियान किशनगंज थाने से सुमेर सिंह नाम कांस्टेबल है, उसका फ़ोन आया कि मैंने तेरे को यहाँ बुलाया तो तू यहाँ क्यों नहीं आया। उसने कहा सर जमानती वारंट मेरे वकील साहब से बात होगी, जमानत देवी में आ गए। तो उसने ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया वकीलों के लिए। वकील तो ऐसे होते हैं, तो उनके पास चला गया, तो मेरे पास क्यों नहीं आया। मैं चाहता तेरे को रात को उठा लेता और रिलीफ तेरे को यहाँ से मिलेगी। ये बात जैसे ऑडियो पूरे आसान में फैल गई और वकीलों में भारी रोष है। मेरे पास सुबह जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर सभी अध्यक्षों को फोन है कि एक कांस्टेबल वकीलों के ऐसे अभद्र भाषा का व्यवहार करा और आप चुप बैठे। तो हम सभी वकीलों ने इकट्ठे होकर अभी एसपी साहब से मिले, एसपी साहब को ज्ञापन दिया। अभी मेरे पास एसपी साहब फोन आया, सुमित सिंह को मैंने लाइन हाजिर कर दिया है। उसका एसपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं कि आग यहीं बुझ गई। और मैं एसपी साहब से यही भी निवेदन करूँगा कि ऐसे पुलिस अधिकारी को ऐसे सबक देवे कि ऐसी दोबारा कार्रवाई न हो, ताकि पुलिस प्रशासन और वकीलों में मधुर व्यवहार बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। कि समस्त कार्यकारिणी और अधिवक्ता ये सब मिलकर, जो कि कल की घटना हुई थी, किशनगंज थाने के सिपाही द्वारा वकीलों का अभद्र व्यवहार किया गया था, गलत शब्दों का प्रयोग किया गया था, उस बात को लेकर ज्ञापन दिया गया और पुलिस अधीक्षक माध्यम साहब ने तुरंत संज्ञान लेते हुए जो किशनगंज थाने पर सिपाही है सुमेर सिंह, उसको निलंबित कर दिया गया है। और इस बात को लेकर सभी अधिवक्ता संतुष्ट हैं और सभी जनता, अजमेर की जनता और सारे अधिवक्ता यही चाहते हैं कि अगर कोई थाने पर जाता है, आमजन अपनी शिकायत लेकर जाता है, तो उसको भयमुक्त वातावरण मिले, जिससे पक्षकार अपनी बात कह सके, उसे न्याय प्राप्त हो सके। इसी तरह की अपेक्षा पुलिस अधीक्षक कप्तान साहब से थी और कप्तान साहब ने अपने बात पर निर्णय करते हुए तुरंत कार्रवाई की और इस बात से हम संतुष्ट हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसे ही जब भी पक्षकार कोई उनके पास आया तुरंत उसका समाधान करें। इसी अपेक्षा के साथ हम पुनः पुलिस के जो भी समस्त है, ऐसे कुछ एक आध दो होते हैं जो हर थाने पर मिलते हैं, लेकिन बाकी पुलिस और वकीलों के बीच के संबंध हमेशा मधुर रहे हैं।
और यही मधुर बने रहें, कुछ लोगों के कारण बिगड़े नहीं, यही हमारी मंशा थी और उसका समाधान एसपी साहब ने कर दिया, उनका आभार व्यक्त। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कृष्णा पूनिया अजमेर पहुंची। पूनिया ने अजमेर के खेल मैदानों का निरीक्षण कर अजमेर क्लब में मीडिया से चर्चा की। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष कृष्णा पूनिया अजमेर पहुंची। अजमेर पहुंचने पर पूनिया ने खेल मैदानों का निरीक्षण किया। इसके बाद अजमेर क्लब में मीडिया से खेलों को बढ़ावा देने के संबंध में चर्चा की। इस अवसर पर खेल अधिकारी ओम प्रकाश बारिया और अभिमन्यु चौधरी उपस्थित रहे। एथलीट्स के लिए एक तो यही कहना चाहूँगी कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, राजस्थान सरकार आपके भविष्य के लिए कटिबद्ध है, क्योंकि एथलीट को अनुशासन और नियमित अभ्यास, चाहे वो शिक्षा है चाहे खेल है, वो एक ऐसा मंत्र है जो अनुशासन में रह के और ईमानदारी के साथ अभ्यास करता है, निश्चित तौर पर वो सफल होता है। मैं एथलीट से कहना चाहूँगी कि राजस्थान में आपके लिए भरपूर ऐसी हमने व्यवस्थाएं बनाई हैं जो आपको भविष्य की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप राजस्थान में अपने खेलों का कैरियर बना सकते हैं और बहुत सारे उदाहरण हैं। हमारे पैरा एथलीट्स भी अभी काफ़ी मेडल अभी जीत कर लेकर आए। तो इसी तरीके से मैं कहना चाहूँगी कि हमारे पास एशियन गेम मेडलिस्ट हैं, कॉमनवेल्थ गेम मेडलिस्ट हैं, ओलंपियन हमारे पास रहे हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, पद्मश्री हैं। तो आप उनको देखते हुए आप ले सकते हैं कि आप अगर मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पर राजस्थान सरकार आपके साथ है। राजस्थान क्रीड़ा परिषद अभी जो समर में जो कैंप लगते थे वो समर में वो कैंप हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो है वो उनकी है, अपनी यूनिवर्सिटी की है और क्रीड़ा परिषद के साथ ऐसी कोई उनके विचार अभी तक तो हमारे पास है। प्रॉपर्टी उनकी है, डिमांड तो वही भेजेंगे। ग्रामीण ओलंपिक जो होने हैं उनमें कोरोना काल के कारण हम देरी हुई उसमें, और अभी बिल्कुल व्यवस्था ठीक है, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम स्टूडेंट्स के हैं और गर्मी काफ़ी है। उसके तुरंत बाद हम अपने जिला क्रीड़ा प्रदेश क्रीड़ा परिषद में और हमारे जो जिला क्रीड़ा परिषद पे जो DSOs हैं उन सब के साथ मीटिंग रख के और हम जुलाई के बाद में ये करवाने की हम मंशा रखते हैं। एक तो मेरा निरीक्षण जो था कि जो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अंदर जो हॉकी की एकेडमी चल रही है, तो उसमें मैंने पहले भी विजिट किया था। काफ़ी अच्छा वो एकेडमी मेंटेन चल रही है और एथलीट्स वहाँ से हमारे इंडिया कैंप में भी गए हैं। और दूसरा ये है कि मैंने दोनों स्टेडियम का जो दौरा किया, दोनों ही हमारे क्रीड़ा परिषद के अंडर नहीं है, लेकिन मुख्य तौर पे यह था कि हम एथलीट्स के लिए अच्छी सुविधाएं कैसे दे सकते हैं, उनको कैसे और डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो मुख्य उद्देश्य वही था, चाहे वो ADA के अंडर हो, नगर निगम के अंडर हो। तो नगर निगम का तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत निर्माण चल रहा है और हाँ, ये सही है कि ADA के अंदर जो स्टेडियम है उसके ऊपर हमें कलेक्टर साहब से भी हम मीटिंग करने जा रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा प्रत्येक वार्ड से टीम्स का चयन कर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में युवा मोर्चा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। युवा मोर्चा का स्थापना दिवस है, उसी उपलक्ष्य के ऊपर भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर जिला अजमेर ने जिला स्तरीय एक प्रतियोगिता का आयोजन रखा है, जिसका भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस संदर्भ में युवा मोर्चा द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी गई। जैसा कि आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उसका जो हरावल दस्ता भारतीय जनता युवा मोर्चा कहलाता है। तो 7 तारीख को भारतीय जनता युवा मोर्चा का स्थापना दिवस है, उसी उपलक्ष्य के ऊपर भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर जिला अजमेर ने जिला स्तरीय एक प्रतियोगिता का आयोजन रखा है, जिसका नाम युवा भारत क्रिकेट प्रतियोगिता रखा गया। युवा भारत क्रिकेट प्रतियोगिता के अंदर हमने प्रत्येक वार्ड स्तर से टीमों के आवेदन मांगे थे और वो जो है सभी वार्डों से हमको लगभग टीमों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। कई वार्डों से 2-2, 3-3 टीमों के आवेदन भी हमको प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है 7 अप्रैल से इसका शुभारंभ होगा। 7 अप्रैल को कुछ सेलिब्रिटीज़ मैच होंगे, जो मीडिया वर्सेस पार्षद और वकील वर्सेस नर्सिंग, ऐसे कुछ हमने शेड्यूल बनाया है, उसके तहत किए जाएंगे। उसके बाद 8 अप्रैल से क्वालिफायर राउंड शुरू होगा। क्वालिफायर के अंदर जो भी वार्ड से ज़्यादा टीमें आई हुई है, हम उन वार्डों को उन टीमों को आपस के अंदर लड़ाकर मैच करवाकर जो सर्वश्रेष्ठ टीम होगी उस वार्ड की, उसको मुख्य ड्रॉ के अंदर डालेंगे। लगभग 11 तारीख से मुख्य ड्रॉ लगभग फाइनल हो जाएगा, जिसमें अजमेर शहर के सभी वार्डों से टीमें फाइनल हो जाएगी। हर वार्ड से एक टीम मुख्य ड्रॉ के अंदर खेलेगी और उसके बाद 8 ओवर का ये मैच होगा और इस मैच के अंदर
लगभग प्रत्येक दिन 7 से 8 मैच हमारी कराने की योजना है। उसके बाद में क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचने वाली टीम को 11,000 रुपये उपविजेता को और विजेता को 21,000 रुपये का पारितोषिक दिया जाएगा। इसके अलावा मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट फील्डर, इनका भी हमने जो है वो इनाम रखा है। साथ ही साथ अजमेर शहर का युवा इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा। लगभग 100 टीमें हैं और लगभग 1500 जने जो है हमारे कार्यकर्ताओं को मिला के 1500 जने इस महाकुंभ के अंदर अपना सहयोग देंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, इस महाकुंभ का जो है लुत्फ उठाएंगे। और हम आपके माध्यम से अजमेर के युवाओं को ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर जिला अजमेर के युवाओं के लिए कुछ अलग करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए संकल्पित है। ऐसे आयोजन निश्चित रूप से नए नए आयामों के साथ और स्थापित करेंगे। भविष्य में हमारी और भी योजनाएं हैं, कबड्डी की कराने की योजना है, कुछ शतरंज टूर्नामेंट कराने की योजना है, कुछ स्विमिंग टूर्नामेंट कराने की योजना है, उसके ऊपर भी हम कार्य कर रहे हैं और लगातार हम इस अजमेर के युवाओं के लिए कार्य करते रहेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज अपने भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और कल 7 तारीख को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का स्थापना दिवस है। तो उसी के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर जिला अजमेर द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया है, जिसके अंदर प्रत्येक वार्ड से, वार्ड स्तर के ऊपर टूर्नामेंट है, प्रत्येक वार्ड से टीमों ने पार्टिसिपेट करा है। लगभग 100 टीमें हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। इसके अंदर 51 रुपये एंट्री फीस रखी है, विजेता को 21,000 रुपये हैं और प्रत्येक खिलाड़ी जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है सबको युवा मोर्चा की तरफ से एक टी शर्ट है। इस पूरे आयोजन का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये रखा गया है कि पिछले कोरोना काल के अंदर जो युवा है उनका खेल कूद के अंदर रुझान है जो थोड़ा सा कम दिखाई दिया, तो उसी चीज़ को देखते हुए जो युवा वर्ग है उनका रुझान खेल की तरफ बढ़े और वो कहीं ना कहीं अपने शारीरिक के ऊपर भी ध्यान दे। उस चीज़ को देखते हुए ये वाला जो क्रिकेट प्रतियोगिता है ये रखी गई है, जिसका शुभारंभ कल 7 अप्रैल को होना है। अपने लक्ष्मी पैलेस मोती विहार के अंदर ग्राउंड है द बैटल फील्ड करके, वहीं पे इसका शुभारंभ है। और इसके अंदर लगभग 100 वार्ड हैं, 100 टीमें हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट करा, 80 वार्डों की टीमें हैं और उसके अलावा जो फेराफेरी गांव हैं जो अपने विधानसभा क्षेत्र में अजमेर ज़िले के अंदर आते हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। एक टीम के अंदर लगभग 11 खिलाड़ी रहेंगे, 8 जने खेलेंगे, 3 जने एक्स्ट्रा में। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत द्वारा अपनी अनेक मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री जी महोदय को और मुख्य सचिव और वित्त सचिव तीनों को हमने प्रेषित करी है। उसके अंदर 5 मांगे ये है मुख्य की। फर्स्ट तो ये है कि उनको जो अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कंपटीशन घटाने, पेंशन में शुरू से ही 1 से 2% की बढ़ोतरी करने और अन्य मांगों के लिए ज्ञापन सौंपा। हमने अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत, जिसकी सेवानिवृत्त समन्वय समिति बनी हुई है अजमेर में, और उसके सभी सेवानिवृत्त पदाधिकारी जो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, और हमने इनकी 5 सूत्रीय मांग पत्र जिला कलेक्टर के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी महोदय को और मुख्य सचिव और वित्त सचिव तीनों को हमने प्रेषित करी है। उसके अंदर 5 मांगे ये है मुख्य की। फर्स्ट तो ये है कि उनको जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है और जो हो गया और जो अब हो रहे हैं उनको इनकम टैक्स के दायरे से मुक्त रखा जाए। दूसरा, उनकी जो वार्षिक उनकी जो कम्यूटेशन की जो लिमिट है उसको केंद्र के अंदर 8 वर्ष है और हमारे यहाँ 14 साल है। तो जब 60 साल के बाद में आदमी 14 साल तक अपनी रिकवरी कर ही नहीं पाता वो जीवन की, तो हम चाह रहे हैं कि संवेदनशील मुख्यमंत्री है राजस्थान के, वो इसको घटा के और केंद्र के बराबर 8 साल कर दे। एक हमारे यहाँ वेतन वृद्धि है जो 31 जुलाई जो है उसका भी परिलाभ मिलना चाहिए। और चौथी मांग ये है कि हमारे अजमेर के अंदर 2019 के अगस्त के बाद जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हो चुके हैं उनका अभी तक 300 जो PL उनके खाते में रहती है उसका बजट अभाव के कारण उनका भुगतान नहीं हो रहा है। तो और 5वीं मांग इनकी 80 साल वाली है कि 80 साल की जो उम्र 80 साल की उम्र जो ये पूरी करते हैं ना, उसके ऊपर इनका जो ये कम्यूटेशन वगैरह पेंशन जो बढ़ोतरी होती है वो हम चाहते हैं कि 80 साल के बाद में नहीं हो और 60 साल के बाद ही 1%, 2%, 3%, मतलब 60 के बाद 1% हर साल उसकी वृद्धि हो। तो ये हमने आज ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी के नाम और ये कलेक्टर साहब को। सबसे महत्वपूर्ण मांग ये है कि जो कम्यूटेशन 14 साल में कटता था उसको घटाया जाए। दूसरा, कम करा जाए और 80 साल जैसे पेंशन बढ़ती है वो हमारी शुरू से ही 1%, 2% बढ़े, 80 साल किसने देखे। और तीसरी मांग हमारी जो है
ये अपने इनकम टैक्स की जो है वो कम करी जाए लिमिट, और जो नहीं आते हैं उनसे भी रिटर्न भराई जाती है। भाई रिटर्न क्यों भरा रहे हो जब हम आते ही नहीं उस रेंज में, तो फिर नहीं भराई जाए। ऐसे करके मुख्य मांगे हैं। इस संबंध में अभी हमारे जिलाध्यक्ष क्रांति कुमार जी के नेतृत्व में हमने जिला महोदय को ज्ञापन दिया है, जो वित्त सचिव और मुख्यमंत्री तक जाएगा। राशन डीलर ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर डीलर के द्वारा एक दिन का सांकेतिक धरना भी दिया गया। महोदय को और मुख्य सचिव और वित्त सचिव तीनों को हमने प्रेषित करी है। उसके अंदर 5 मांगे ये है मुख्य की। फर्स्ट तो ये है कि उनको जो हमने अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत, जिसकी सेवानिवृत्त समन्वय समिति बनी हुई है अजमेर में, और उसके सभी सेवानिवृत्त पदाधिकारी जो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, और हमने इनकी 5 सूत्रीय मांग पत्र जिला कलेक्टर के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी महोदय को और मुख्य सचिव और वित्त सचिव तीनों को हमने प्रेषित करी है। उसके अंदर 5 मांगे ये है मुख्य की। फर्स्ट तो ये है कि उनको जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है और जो हो गया और जो अब हो रहे हैं उनको इनकम टैक्स के दायरे से मुक्त रखा जाए। दूसरा, उनकी जो वार्षिक उनकी जो कम्यूटेशन की जो लिमिट है उसको केंद्र के अंदर 8 वर्ष है और हमारे यहाँ 14 साल है। तो जब 60 साल के बाद में आदमी 14 साल तक अपनी रिकवरी कर ही नहीं पाता वो जीवन की, तो हम चाह रहे हैं कि संवेदनशील मुख्यमंत्री है राजस्थान के, वो इसको घटा के और केंद्र के बराबर 8 साल कर दे। एक हमारे यहाँ वेतन वृद्धि है जो 31 जुलाई जो है उसकी इनको उसका भी परिलाभ मिलना चाहिए। और चौथी मांग ये है कि हमारे अजमेर के अंदर 2019 के अगस्त के बाद जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हो चुके हैं उनका अभी तक 300 जो पीएल उनके खाते में रहती है उसका बजट अभाव के कारण उनका भुगतान नहीं हो रहा है। तो और 5वीं मांग इनकी 80 साल वाली है कि 80 साल की जो उम्र 80 साल की उम्र जो ये पूरी करते हैं ना, उसके ऊपर इनका जो ये कम्यूटेशन वगैरह पेंशन जो बढ़ोतरी होती है वो हम चाहते हैं कि 80 साल के बाद में नहीं हो और 60 साल के बाद ही 1%, 2%, 3%, मतलब 60 के बाद 1% हर साल उसकी वृद्धि हो। तो ये हमने आज ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी के नाम और ये कलेक्टर साहब को। सबसे महत्वपूर्ण मांग ये है कि जो कम्यूटेशन 14 साल में कटता था उसको घटाया जाए। दूसरा, कम करा जाए और 80 साल जैसे पेंशन बढ़ती है वो हमारी शुरू से ही 1%, 2% बढ़े। 80 साल किसने देखे। और तीसरी मांग हमारी जो है ये अपने इनकम टैक्स की जो है वो कम करी जाए लिमिट, और जो नहीं आते हैं उनसे भी रिटर्न भराई जाती है। भाई रिटर्न क्यों भरा रहे हो जब हम आते ही नहीं उस रेंज में, तो फिर नहीं भराई जाए। ऐसे करके मुख्य मांगे हैं। इस संबंध में अभी हमारे जिलाध्यक्ष क्रांति कुमार जी के नेतृत्व में हमने जिला महोदय को ज्ञापन दिया है, जो वित्त सचिव और मुख्यमंत्री तक जाएगा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वामी।